Just do it. हेलो दोस्तों, जस्ट डू इट चैनल पे मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में अनुवांशिकी के बारे में ज़्यादातर चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, और हम लोग उसी पार्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है जैव विकास के बारे में बात कर रहे हैं। भाई सबसे पहले बात आती है विकास। विकास है क्या? यहाँ पर हम लोग हमारे दैनिक जीवन में जो होती रहती है चीज़ें, जैसे कि मोदी जी के भाषण का विकास, कई चीज़ों का विकास, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। विकास है क्या, सबसे पहले वो बात करते हैं। आप लोगों को इस चीज़ को अपने डेली जो हम रिलेटेड करते हैं चीज़ों को, उससे कर सकते हैं इसके बारे में बात। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जब छोटे होंगे तो आपके घरों में फ़ोन जो होते होंगे, मोबाइल फ़ोन, वो किस प्रकार के आते होंगे? उस टाइम पे नोकिया 1600 आता होगा। कौन सा आता होगा? नोकिया 1600। एक प्रकार का कैसा फ़ोन था? फीचर फ़ोन था। कैसा फ़ोन था? फीचर फ़ोन था। भाई ये मोबाइल में नेट वेट चलता था क्या? नहीं चलता था। पर अब जो फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके अंदर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो फ़ोन कैसा है? एक प्रकार का स्मार्टफ़ोन है। अरे भाई, स्मार्ट का मतलब ये थोड़ी है कि फ़ोन चश्मा वश्मा लगा कर एकदम तैयार रह के काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्मार्टफ़ोन का मतलब है उस फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो उस समय से आज क्या हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए आप लोग क्या बोल रहे हो? उसको स्मार्टफ़ोन बोल रहे हो। पर इस फ़ोन में आने के लिए हम लोगों ने कितना समय लिया? अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 वर्ष का समय लगा हम लोगों को इस चीज़ जगह पे आने में, स्मार्टफ़ोन बनाने में। भाई ऐसा हुआ क्या? भाई पहले कुछ फ़ोन आए, उन फ़ोनों में आपने क्या करे, कुछ नए बदलाव करे। जब नए बदलाव करे तो वो नए फ़ोन आए। फिर उन नए फ़ोन में कुछ और नए बदलाव करे, तो फिर ये फ़ोन आए। अब इन फ़ोनों में कुछ और नया बदलाव होगा और फिर और नए फ़ोन आ जाएँगे। मतलब क्या है, समय के साथ में इनकी क्या गई, अवस्थाएँ बदलती गई, और जब अवस्थाएँ बदलती गई तो इन फ़ोनों के अंदर भी अंतर बदलता गया। इसी प्रकार से विकास की जब बात होती है, और विकास की बात जब जीवित जंतु या सजीवों के बारे में होती है, तो हम लोग उस टर्म को क्या नाम लेते हैं? उस टर्म को हम लोग नाम लेते हैं जैव विकास। मतलब जीवित जंतुओं में किसकी बात चल रही है? जीवित जीवों में जब भी किसकी बात की जाए, उनकी सरल अवस्था से जटिल अवस्था तक जाने की इतनी बड़ी यात्रा है, इसको हम लोग क्या नाम ले रहे हैं? विकास का नाम ले रहे हैं। अब भाई सरल अवस्था का मतलब, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं प्री कैम्बियम एरा, ये एरा ऐसा एरिया था, या एरा ये ऐसा एरा था जिस समय पे क्या होती थी, सेल्स जो होती थी वो एक कोशिकीय होती थी, सिंगल सेल होती थी और ऑटोट्रोपिक होती थी। मतलब ये सेल स्वपोषी होती थी। कैसी होती थी? स्वपोषी होती थी। पर अभी के समय पे जब हमारी बात की जाए, तो क्या हम लोग स्वपोषी हैं क्या? नहीं है। हम लोग यहाँ पर स्वपोषी नहीं है, हम परपोषी हो चुके हैं। क्या हमारे अंदर सिर्फ एकमात्र कोशिका है? नहीं है। हम लोगों में क्या है? बहु कोशिकाएं, मतलब हजारों करोड़ों लाखों कोशिकाएं। तो यहाँ तक आने में हम लोगों ने क्या करा? कई प्रकार की अवस्थाएं बदली। ये एक कोशिका से यहाँ तक आने में कई प्रकार के जीव आए, और उन जीवों से होते होते हम लोग आए। सरल अवस्था से जटिल अवस्था तक पहुँचने में जीव को जितना समय लगा, ये समय करोड़ों वर्ष का हो सकता है। क्या हो सकता है? करोड़ों वर्ष का हो सकता है। और यही क्या है, जब भी हम जीव के अंदर उनके सरल अवस्थाओं से आने वाली जटिल अवस्थाओं की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विकास कहलाता है। भाई विकास जो है एक सतत यात्रा है, हमेशा चलने वाली। आज से हजारों वर्ष पहले हम लोग कुछ अलग प्रकार के थे, आज से हजारों वर्ष बाद हम लोग कुछ अलग प्रकार के हो जाएंगे। हमारे अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे, और ये परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को वातावरण के हिसाब से डालता है, और वो वातावरण के हिसाब से डालना, उनके जो लक्षण होते हैं, यदि वो अनुवांशिकी बन जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लग जाए, तो क्या कहलाएगा? वो विकास में परिवर्तित हो जाएगा। और ये बदलाव ही क्या कहलाएंगे? विकास कहलाएंगे। तो जब भी जैव विकास की बात आती है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं? जब भी जीवों की उनकी सरल अवस्था से जटिल अवस्था, या वातावरण के हिसाब से वे अपने आप को परिवर्तित कर उस वातावरण में ढलने की जब कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर कई प्रकार के बदलाव होते हैं, और ये बदलाव उनके अंदर क्या लाते हैं? विकास लाते हैं। जैसा कि आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है,
वो दे रखा है एक दृष्टांत जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है। इस दृष्टांत की हम लोग बात कर रहे हैं दृष्टांत की जो आपकी किताब में दे रखा है जैव विकास का। जैव विकास का मतलब क्या है? जीवों की सरल अवस्था से उनकी जटिल अवस्था में पहुंचने की जो यात्रा है, वो क्या कह रहे हैं हम लोग? उनका विकास कह रहे हैं। और अगर ये विकास है तो ये क्या जीवों के अंदर हो रहा है? जीवित जीवों के अंदर, तो ये क्या हो गया? जैव विकास हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं दृष्टांत की। भाई आपकी किताब के अंदर एक दे रखा है लाल रंगों का समूह है, 12 दे रखी है। भाई अपनों को नंबर से कोई काम नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करो। ये जो लाल रंग का समूह कहाँ पर रह रहा है? एक पेड़ के ऊपर रह रहा है। इसको आप इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। भाई मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है भोलू। क्या है? भोलू। भोलू एक दिन बड़ा खुश था, इसके घर वालों से इसकी लड़ाई हो गई और दुखी होकर ये कहाँ पर आ गया? जंगल में आ गया। दुखी होकर जंगल में आया, और जंगल में किस लिए आया? ये सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। बड़ा करके दिखाने के चक्कर में जंगल में आता है और एक पत्थर के ऊपर बैठता है। और पत्थर के सामने क्या होता है? बहुत बड़ा पेड़ होता है। इस पेड़ के ऊपर भृंगों का एक पूरा का पूरा समूह रहता है, गांव रहता है। यहीं पर खाता पीता है, यहीं रहता है। परंतु इन भृंगों के साथ कुछ इस प्रकार से पादप भी हरा भरा है, भृंगों की संख्या भी अधिक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर रह रहे हैं, पूरे गांव की तरह रह रहे हैं और यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाई यहाँ पर जो भृंग है, इन सभी का प्रकार कैसा होता है? लाल होता है। और भोलू इनको देखकर बड़ा खुश होता है कि वाह यार, हरे पौधे पे लाल लाल चमक रहे हैं। परंतु ये लाल कलर को एक और ऑर्गेनिज्म यहाँ से देखता रहता है, एक और जीव यहाँ से देखता रहता है। यह है भाई शिकारी कौवा। क्या है? शिकारी कौवा। और ये शिकारी कौवा यहाँ पर धाक जमाए बैठा रहता है। जब भी एक भी भृंग पादप के हिस्से पर इसको नजर आता है, ये जाकर उसका क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। और शिकार करके उसे क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है, पचा जाता है। इसको पका के खा जाता है। कई समय तक ये 2-4 दिन तक देखता रहता है। यहाँ पर ये परिवर्तन कुछ भी नहीं देखता। शिकारी कौवा आता है, भृंग को गाँव में शिकार करता है, भृंग को ले जाता है और अपना शिकार बना लेता है। सबसे बड़ी बात तो भृंगों का यहाँ पर जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। और लाल रंग की वेवलेंथ क्या होती है? अधिक होने के कारण इसको दूर से ही देख लिया जाता है। मतलब ये आसानी से देखने वाले जीव हैं और इनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। परंतु इस चीज को लेकर क्या होता है? प्रकृति कुछ बदलाव लाती है। भाई सबसे बड़ी बात जो इन लाल भृंगों में थी वो क्या थी? ये लैंगिक जनन करते थे। कैसा जनन करते थे? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के कारण हर समय कोई ना कोई क्या देखे जाते हैं? विभिन्नताएं देखी जाती है। और विभिन्नता हमेशा कौन सी पीढ़ी के अंदर होती है? उसकी जनक पीढ़ी से उसकी संतति पीढ़ी में। तो ये जो यहाँ पर लैंगिक जनन के कारण विभिन्नता आती है, ये विभिन्नता यहाँ पर कुछ इस प्रकार आती है। एक यहाँ पर जो ये भृंग रहता है, ये जब लैंगिक जनन करता है तो इसके डीएनए में कुछ क्या हो जाते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। और इसके डीएनए के अंदर बदलाव आने के कारण जब ये जनन करता है तो जो संतति पैदा होती है उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा। भाई लाल कीड़ों के साथ तो कोई प्रकृति ने खिलवाड़ नहीं किया था। ये तो क्या कर रहे थे? पादप के ऊपर जी रहे थे और इनका शिकार कौवे द्वारा किया जा रहा था। परंतु उस जीव में लैंगिक जनन के कारण इनके डीएनए में क्या हुआ? बदलाव आए, विभिन्नताएं आई, आनुवांशिकी लक्षण में परिवर्तन हुआ, प्रोटीन का निर्माण बदला और इस जीव का रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। भाई पहले के समय पर उनका रंग लाल था, परंतु डीएनए के अंदर अगर बदलाव होता है, और बदलाव होता है रंग के जीन में। किसके जीन में? रंग के जीन में। तो रंग के जीन का क्या हो जाएगा? उत्पाद बदल जाएगा। रंग के जीन में अगर बदलाव होता है तो उत्पाद बदल जाएगा। और उत्पाद कहाँ से? उत्पाद लाल से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है।
मतलब आने वाली संतति का रंग अब क्या हो जाता है, यहाँ पर आने वाली संतति का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। और हरा हो जाने के कारण जब भी कौवा शिकार करने आता है तो भाई सब कहते हैं कौवा आया, कौवा आया, कौवा आया। सारे लाल जीव तो छुपने की कोशिश करते हैं पर छुप नहीं पाते, क्योंकि उनका रंग हरी पत्तियों के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। परंतु यहाँ पर जो हरा जीव है, ये जो हरा एक पैदा हुआ था, ये हरा यहाँ पर क्या करता है, अपने आप को हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में आसानी से छुपा लेता है। भाई बदलाव तो प्रकृति में ही हुए थे। किनकी? इनके रंग की प्रकृति में हुए थे, प्रकृति द्वारा किए गए थे। डीएनए में परिवर्तन आया गया था, इस कारण इसका रंग हरा हुआ। और इसके हरा होने के कारण ये क्या हो गया, कौवे के शिकार से बच गया। कि कौवा लाल रंग को तो आसानी से देख सकता है, हरी पत्तियों पे लाल रंग को आसानी से देखा जा सकता है, परंतु हरी पत्तियों पे हरे रंग को आसानी से देखा नहीं जा सकता। और हर बार ऐसा होने लगता है। भाई आता है, लाल जीव का शिकार होता है, हरा वाला छुप जाता है। जब हरे वाले की संतति पैदा होती है तो हरे वाले की संतति भी किस प्रकार की होती है, हरे रंग की होती है। तो प्रत्येक बार जब जब भी शिकार के लिए कौवा आता है तो लालों रंग के ये जो लाले हैं, इन लाले का तो शिकार हो जाता है, परंतु ये जो हरे हैं इनका शिकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आसानी से दिख नहीं पाते। बार बार ऐसा होने से उस पीढ़ी के अंदर लाल रंग की संख्या धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, क्योंकि वे जीव तो आसानी से शिकार बनाए जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो हरे जीव हैं ये अपने आप को पत्ती के अंदर छुपा रहे हैं। और जब ये पत्ती के अंदर अपने आप को छुपा रहे हैं तो पत्ती के अंदर छुपने के कारण ये हरे रंग की पत्ती और हरे रंग इनका होने के कारण ये आसानी से दिख नहीं पा रहे हैं। और जब दिख नहीं पा रहे हैं तो इनका शिकार होना मुश्किल हो जाता है। ये जो परिवर्तन है ये यहाँ पर प्रकृति द्वारा क्या कर लिया गया है। भाई इनको तो प्रकृति ने अभी तक क्या किया, सिलेक्ट नहीं किया, प्रकृति द्वारा नहीं चुना गया इनको, पर इन्हों को प्रकृति द्वारा चुना गया है। ये प्रकृति द्वारा इसलिए चुना गया क्योंकि इनको अब कौवों द्वारा खाना मुश्किल हो चुका है, अभी अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से एक बार फिर क्या होता है, लाल रंग वाला दोबारा अपने जीन के अंदर बदलाव करता है, और जब अब की बार जब बदलाव करेगा तो क्या कर लेगा, इसके उत्पाद का रंग हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, नीला। एक बार फिर डीएनए में लैंगिक जनन होता है, डीएनए में बदलाव होते हैं, और डीएनए बदलाव के कारण इनका रंग कैसा हो जाता है, नीला। नीचे वाले कुछ जीव कायम बदल जाते हैं, नीले रंग में बदल जाते हैं। और जब नीले रंग में बदलते हैं तो अगर इनको नीले रंग में बदल दिया गया, बार बार नीले रंग के जीव को भी कौवा आसानी से देख सकता है, क्योंकि हरी पत्ती पे नीले जीव को आसानी से देखा जा सकता है। और जब इसको देखा जा सकता है तो इनके परिवर्तन का, इनके रंग का इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इनके रंग का इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जब प्रकृति द्वारा किसी भी फिट ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उस वातावरण की परिस्थितियों में आसानी से रह सकता है चुना जाता है तो कहलाता है प्राकृतिक चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन में वे जीव ही आते हैं जो उस वातावरण के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फिट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उस वातावरण में रहने लायक होते हैं। नीला जीव अपने आप को इन हरी पत्तियों के अंदर छुपा नहीं सकता, इस कारण ये यहाँ पर उनके द्वारा शिकार होता रहता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए कि एक छोटा सा पेड़ ही है, यहाँ पर एक मदमस्त हाथी चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर सिर्फ दो ही प्रकार की प्रजातियाँ रह रही है, लाल और नीली। भाई जब हाथी चलकर आता है तो वो क्या करता है, अपने मदमस्त चल रहा है, उसको किसी का कोई मतलब नहीं है, और इस पेड़ के ऊपर क्या रख देता है, पैर रख देता है। जब वो पैर रखता है तो लाल रंग की जो समष्टि होती है ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और अगर लाल रंग की समष्टि समाप्त हो जाएगी मतलब ये सभी जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और इन सबको कौन देख रहा है, अपना भोलू देख रहा है, और सिर्फ बचती है नीले रंग की। तो नीले रंग की जो समष्टि यहाँ पर उपस्थित है इसकी जीन आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई पहले इनकी संख्या
पूरी की पूरी जनसंख्या के द्वारा, जो भ्रंगों की जनसंख्या थी उसके अंदर थोड़े बहुत थे, परंतु लाल रंग की अगर पूरी की पूरी समष्टि ही तबाह हो जाए या समिष्टि ही तबाह हो जाए और मर जाए सारे के सारे, तो बचेंगे किसके? नीले रंग के। और आने वाली सभी पीढ़ी अब किस रंग की पैदा होगी? नीले रंग की पैदा होगी। मतलब छोटे से बदलाव किसी पूरी की पूरी क्या समिष्टि को खत्म कर सकते हैं और जीन आवृत्ति को बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग दो तीन चीजें समझ चुके हैं। वो क्या है कि सबसे पहला, वातावरण में वे बदलाव ज्यादा देखे जाते हैं या परिवर्तन जो डीएनए के अंदर होते हैं, अगर वो उस जीव के लिए अच्छे होते हैं तो प्रकृति द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? चुन लिए जाते हैं। दूसरी चीज अपन लोग क्या समझ रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि अगर यदि कोई जीव किसी भी वातावरण में कम अवस्था में उपस्थित है और उसका किसी कारणवश उस जीव की क्या हो जाती है, वहां पर अधिकतर जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो उस छोटी सी समष्टि में जीन आवृत्ति को बदला जा सकता है। मतलब जो जीन वहां पर किसी कारणवश आए थे वो वहां की समष्टि बन जाते, वहां पर समिष्ट बन जाते हैं। तीसरी चीज, यदि कोई परिवर्तन किसी जीव के अंदर ऐसा होता है जिसके कारण वो वातावरण में रहने लायक और अच्छे से बदल जाता है, तो पुरानी पीढ़ियों से उस जीव की आवृत्ति उस जीव वातावरण में बदल जाएगी। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया हरे भ्रंगों के बारे में, लाल भ्रंगों के और नीले भ्रंगों के बारे में, तो इसको एक बार हम लोग इस पूरी चीज़ों से एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जैसे कि लाल भ्रंगों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है, इस कारण उनमें क्या आती है? विभिन्नता आती है। और विभिन्नता के कारण जीन में परिवर्तन होते हैं, जीन में परिवर्तन होने के कारण उनमें बदलाव आ जाते हैं। तो यदि हरा रंग यहाँ पर आता है तो ये अनुवांशिकी बदलाव आने के कारण भ्रंग की प्रकृति के अंदर बदलाव आ जाएगा। हरे भ्रंग प्रकृति के अंदर आ जाएंगे और इनके आने के कारण भ्रंगों का शिकार कौवों द्वारा क्या हो जाएगा? आसानी से नहीं किया जाएगा। भाई हरा रंग हरी पत्तियों पर आसानी से छुप जाएगा, इस कारण क्या होगा? वो वहाँ पर आसानी से रह पाएगा। और जब वो आसानी से वहाँ पर रह पाएगा तो ये जो जीव है ये यहाँ पर शिकार नहीं होंगे। वहीं लाल कलर के जो भ्रंग है वो आसानी से शिकार होंगे। हरे भ्रंगों का चयन प्रकृति द्वारा कर लिया जाएगा क्योंकि ये उस वातावरण में, उस पर्यावरण में आसानी से रह सक रहे हैं। वहीं लाल जो भ्रंग है वो कौवों द्वारा अत्यधिक शिकार किया जा रहा है। वहीं लाल रंग के भ्रंगों में एक और परिवर्तन आता है जिससे वो क्या हो जाते हैं? नीले हो जाते हैं। और इस अनुवांशिक परिवर्तन के कारण ये नीले रंग के तो हो गए, परंतु इनको इसका कोई लाभ मिला क्या? नहीं मिला। भाई इनको आसानी से कौवों द्वारा देखा जा सकता है और इनका शिकार हो सकता है। इस प्रकार के जब बदलाव किसी भी प्रकृति अंदर होते हैं तो ये अनुवांशिकी अपवाद कहलाते हैं। इनका उनके जीवों की उत्तरजीविका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरे वाले में जो इनकी उत्तरजीविका थी वो सुधरी थी, इन जीवों का शिकार होना बंद हो गया था। वहीं नीले वाले जो जीव बने यहाँ पर, इनके अंदर इनकी उत्तरजीविका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर एक उदाहरण आपकी किताब में जो दे रखा है दूसरे नंबर का, उसमें क्या दे रखा है? भाई अगर यहाँ पर एक हाथी पैर रख दे और लाल कलर की पूरी जनसंख्या तबाह हो जाए, समिष्टि खत्म हो जाए, तो लाल रंग की अगर समिष्टि खत्म हो जाती है, ये समिष्ट खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर नीले रंग के बचेंगे। और यदि नीले रंग के बच जाएंगे तो नीले रंग के क्या हो जाएंगे? उस वातावरण में उनकी संख्या क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। भाई लाल रंग के जो कुछ बचे थे और नीले रंग के ज़्यादा बचे थे, तो नीले रंगों की संख्या एकदम से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। भाई एक तो ये छोटा सा समिष्ट था, एक पेड़ ही था और उसके ऊपर भी इस प्रकार से जीव रह रहे थे और इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। जब इनको मार दिया गया तो उस पर जो लाल रंग के जीव ज़्यादा मरे। पहले लाल रंग की संख्या अधिक थी, परंतु मरने के कारण लाल रंग हो गया कम और नीले हो गए ज़्यादा। मतलब जीन आवृत्ति पूरी की पूरी उल्टी हो गई। पहले लाल रंग के जीन की संख्या जीवों में ज़्यादा थी, अब नीले रंग के जीन की संख्या जीवों में ज़्यादा हो जाएगी। तो एक जो छोटी समिष्टि होती है, इसके अंदर यदि कोई बाहरी परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के कारण जीवों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है और ये बदलाव पूरी की पूरी समष्टि के अंदर जीन आवृत्ति को बदल देता है। अब जीन आवृत्ति क्या है? किसी भी एक समष्टि या वातावरण में उपस्थित एक प्रजाति के अंदर जीन की जो संख्या होती है किसी विशेष लक्षण की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीन आवृत्ति थी वो लाल रंग की अधिक थी। भाई लाल रंग के भ्रंगों के अंदर लाल रंग के जीन अधिक थे, परंतु लाल रंग के सभी जीव मरने के कारण वहाँ पर जो कुछ जीव बचे थे नीले रंग के, उनकी आवृत्ति क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इस प्रकार से
यहाँ पर क्या होता है, उसकी जीन आवृत्ति तो हो जाती है लाल वाले की कम और नीले वाले की ज़्यादा। समझ में आ गया आपको? तो एक बार उतार लीजिए इसे। इसके अंदर अपना लिख रखा है हरे वाले के अंदर देखो, लाल भ्रंग में आनुवांशिकी बदलाव आने के कारण हरे भ्रंग की प्रकृति में आ जाते हैं। हरे भ्रंग कहाँ आ जाएंगे? प्रकृति में आ जाएंगे। हरे भ्रंगों का शिकार आसानी से कौवों द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें पत्तियों के अंदर क्या हो जाते हैं, ये छुप जाते हैं, देखना मुश्किल होता है। इसके कारण इनकी उत्तर जीविका में इनको लाभ मिलता है और इनकी संख्या प्रकृति के अंदर बढ़ने लगती है। वहीं लाल जीव कौवों का आसानी से शिकार बन जाते हैं, इस कारण पर्यावरण में इनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हरे भ्रंगों को प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है और ये प्राकृतिक चयन के अंदर आते हैं, पर्यावरण में आसानी से रहने वाले जीव बनते हैं। वहीं लाल जीव पर्यावरण में आसानी से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनका शिकार बार बार होता जा रहा है। नीले रंग के अंदर जो परिवर्तन यहाँ पर थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि नीले रंग के जो थे वो परिवर्तन इनके लिए था ही नहीं। वो एक प्रकार का कैसा बदलाव था? वो जो बदलाव था वो एक आनुवांशिकी अपवाद था। किसी कारणवश इनके अंदर वो बदलाव आया और उस बदलाव का इनको कोई लाभ नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इसको आनुवांशिकी अपवाद कहा जाता है। और अगर इसके अंदर जीन आवृत्ति की बात की जाए तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, यदि हाथी द्वारा अधिक लाल भ्रंगों को खत्म कर दिया जाता है तो नीले भ्रंग की आवृत्ति बढ़ जाएगी, नीले रंग के जीव अधिक हो जाएंगे, और जिस जीव की संख्या उस प्रकृति में अधिक होगी उनकी जीन भी अधिक होंगे, और इस प्रकार से नीले रंग की जीन की आवृत्ति अधिक हो जाएगी और लाल रंग की जीन आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि लाल इस समष्टि के अंदर लाल जीव तो क्या हो चुके हैं? पूर्णतः खत्म हो चुके हैं और नीले वाले बचे हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी स्थिति के बारे में। भाई तीसरी स्थिति क्या है? भाई तीसरी स्थिति आपको ये दे रखी है कि तीसरी स्थिति में पादप जो होता है जिसके ऊपर ये भ्रंग रह रहे थे, इस पादप के ऊपर क्या लग जाता है? रोग लग जाता है। क्या लग जाता है? रोग लग जाएगा। और रोग लगने के कारण इस पादप की पत्तियां क्या होगी? पादप की जो पत्तियां हैं ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगी। भाई पादप की पत्तियां नष्ट हो रही है मतलब पादप का जैविक भार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और अगर जैविक भार कम होता जाएगा तो यहाँ जो भ्रंग रह रहे थे यह मुख्यतः अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर कर रहे थे? भोजन, आवास, सभी चीजों के लिए किस पर निर्भर कर रहे थे? इस पादप के ऊपर। इस पादप के ऊपर ही क्या कर रहे थे? निर्भर कर रहे थे। और जब पादप के ऊपर निर्भर कर रहे थे, बार बार यहाँ पर इस पादप की पत्तियों के जैविक भार में कमी आने के कारण इन भ्रंगों को भोजन क्या मिलता है? कम मिलता है। और जब भोजन कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? भाई कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। मतलब भ्रंगों के अंदर भ्रंग का जैविक भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जीव पहले क्या रहते थे? पहले अच्छे मोटे ताजे हुआ करते थे, अब क्या हो जाएंगे? पतले सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास खाने के लिए या रहने के लिए जो पादप था उसके अंदर भी रोग लग गया। जैविक भार उस पादप का कम हुआ तो इनका जैविक भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इन पादपों का जैविक भार कम होगा तो ये भ्रंग जो होंगे अपने भार के अंदर कमी ला देंगे और पहले से कैसे दिखेंगे? अब छोटे नजर आएंगे। भाई ये इनका आनुवंशिकी लक्षण थोड़ी है, इनका छोटा आना इनका आनुवंशिकी लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको भोजन ही नहीं मिल पा रहा। अगर कोई बच्चा है उसके अंदर जीन तो लंबाई के हैं और उसको आप भोजन ही नहीं दे रहे हो, वैसी वातावरण अवस्था ही नहीं दे रहे हो जिससे उसका विकास हो सके, तो वो बढ़ पाएगा क्या? वहां पर नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से इन भ्रंगों को भी पूर्णतः उसी प्रकार का भोजन नहीं मिल पा रहा है जिससे इनका विकास हो सके, और इनकी अवस्था कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। पर ये कोई नई पीढ़ी का जनरेशन या नई पीढ़ी में बदलाव देखा जाएगा या नई प्रजाति का निर्माण देखा जाएगा? नहीं। इन्होंने अपने अंदर कुछ समय के लिए क्या कर लिए? बदलाव कर लिए। पादप का जैविक भार कम होने के कारण इनका जैविक भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परंतु जब पादप के अंदर जब वापिस पादप के अंदर ये रोग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और पादप वापिस से हरा भरा होगा। और जैसे पादप का हरा भरा होना होगा और इन भ्रंगों का भी हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। भ्रंगों के लिए भोजन क्या हो जाएगा? वापिस पर्याप्त हो जाएगा।
और भोजन अगर पर्याप्त होता है तो ये जो भ्रंग होंगे, भोजन के पर्याप्त होने के कारण इनको भी भोजन बराबर मिलने लग जाएगा और इनकी वापिस क्या हो जाएगी, अवस्था बदलने लगेगी और ये वापिस मोटे ताजे हो जाएंगे। मतलब यदि किसी स्थिति के कारण पादप का जैविक भार कम होता है तो भ्रंग कुछ समय के लिए अपने आकार को क्या कर सकते हैं, छोटा कर लेते हैं। भाई छोटा किया नहीं है, छोटा होना इस प्रकृति के अंदर इनका अनुकूलन है। अगर ये अपने आप के आकार को छोटा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे और कुछ समय के लिए इसी अवस्था में जीते हैं। जब इनकी आने वाली पीढ़ी में जब इस पादप के अंदर ये रोग समाप्त होता है और इनको पर्याप्त भोजन मिलता है तो वापिस ये अपने वातावरण के अनुकूलन के कारण ये जीव क्या हो जाएंगे, वापिस बड़े होने लगेंगे। तो ये थी आपकी तीसरी एक्टिविटी। ये आपकी एक्टिविटी है 9.7 और इसके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी कर ली है, दृष्टांत पूरा पढ़ लिया है। इसको मैं आपको लिख देता हूँ। तो भाई इसमें हम लिख रहे हैं पादप के रोग लगने के कारण पादप के जैविक भार में क्या आ जाती, कमी आ जाती है, पादप नष्ट होने लगता है। और अगर पादप नष्ट होने लगता है तो इसके कारण भ्रंगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। भ्रंगों को भोजन नहीं मिलेगा तो वो बढ़ नहीं पाएंगे, अल्प पोषित रह जाएंगे, आकार में कमी आएगी। परंतु जब पादप की अगली पीढ़ी के अंदर वो रोग समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, भ्रंगों को भोजन पर्याप्त मिलेगा और भ्रंग अपने सामान्य आकार में दोबारा दिखने लगेंगे। ये आपकी तीसरी एक्टिविटी थी। दृष्टांत आपका पूरा होता है 9.7। अगले ही क्लास में हम लोग बात करेंगे उपार्जित लक्षण, अनुवांशिकी लक्षणों के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके प्राकृतिक चयन के बारे में, समरूप समजात अंग क्या होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।